अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हम दोबारा से पीएमसी के सदर डॉक्टर अरशद तकी का इंटरव्यू करेंगे। उनसे पूछेंगे कि मुल्तान में आखिर क्या हुआ जो उनको नतीजा मुअत्तल करना पड़ गया, मनसूख करना पड़ गया, और दोबारा से बच्चों को, डॉक्टर्स को बुलाया जाएगा इम्तहानात के लिए। और उनसे पूछेंगे कि आखिर एनएलई के फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप की ज़रूरत क्यों पेश आई, सेकंड स्टेप आखिर है क्या, और डॉक्टर्स के बाद हम स्टूडेंट्स के मामलात पर भी बात करेंगे। और उनसे पूछेंगे, भाई ये बताइए कि जो एमडी कैट है उसमें जो दोबारा से मार्क्स दिए गए, जब हमने देखा ऑडिट हुआ उसके बाद बच्चों को दोबारा मार्क्स दिए गए, कुछ के कट भी गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्राइटेरिया था। और उनसे ये भी जानेंगे कि आखिर कौन कौन से स्टूडेंट्स होंगे जिनको स्पेशल सीट्स पर स्पेशल एग्जाम्स के बाद एडमिशन का एमबीबीएस में मेडिकल कॉलेजेस में मौका दिया जाएगा। और उनसे ये भी पूछेंगे कि ये बताइए कि पहले तो बाकायदा तौर पर पीएमसी ने रिफॉर्म्स का कहा और बाहर मौजूद मेडिकल कॉलेजेस को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, लेकिन दोबारा से कुछ कॉलेजेस में एडमिशन्स का सिलसिला शुरू हो चुका है, उनको किस निगाह से देखा जा रहा है। और उनसे ये भी सवाल करेंगे कि आखिर एक बच्चा जिसने मैट्रिक में टॉप किया, इंटर में टॉप किया, लेकिन वो एमडी कैट में मार्क्स कम ले सका और वो जो है डॉक्टर ना बन सका, उसका ख्वाब टूट गया, उसका जिम्मेदार कौन है। और क्या दोबारा से एमडी कैट होने के ज़रा से भी चांसेस हैं। और उनसे ये भी बात करेंगे कि जी ये बताइए कि क्या जो आपने बाकायदा तौर पर कह दिया कि आपका जो तरीकाकार है वो बेहतरीन है, एमडी कैट में एक मखसूस पैटर्न को, मखसूस सिलेबस को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन क्या मैट्रिक और इंटर के जो बच्चे किताबें पढ़ के आते हैं, क्या उस सिलेबस को रिव्यू होने की ज़रूरत है। और उनसे ये भी जानेंगे कि ये बता दीजिए कि क्या सरकारी कॉलेजेस की तरह पीएमसी किसी तरीके से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस देने जा रहे हैं, यानी कि स्कॉलरशिप बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस जो कि प्राइवेट हैं क्या वहाँ पर भी मिल सकेंगी। और आखिर में उनसे ये भी पूछेंगे कि जब लाखों लगा कर एक बच्चा डॉक्टर बन जाता है तो क्यों एक सरकारी कॉलेज के बाद, प्राइवेट कॉलेज के बाद, वो जब हॉस्पिटल में हाउस जॉब के लिए जाता है तो उसको एक बड़ी नॉमिनल सी उजरत दे दी जाती है, 20,000, 25,000, 23,000 रुपया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए और 70,000 रुपया कहा कि कम अज कम हाउस जॉब के दौरान बच्चों को मिलना चाहिए, स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, डॉक्टर्स को जो कि एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद हाउस जॉब के लिए जाते हैं उनको मिलना चाहिए। पीएमसी इस सारी सूरत हाल को कैसे मॉनिटर कर रहा है और किस तरह से वो इस सारी सूरत हाल में अपना किरदार अदा करेगा। हमारे साथ अभी कुछ देर में डॉक्टर अरशद तकी मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो आज फिर एक बार फिर से दोबारा जो सदर हैं पीएमसी के डॉक्टर अरशद तकी, उन्होंने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बता दीजिए कि मुल्तान में क्या हुआ कि जो पीएमसी है उसको जो रिजल्ट है उसको कैंसिल करना पड़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बहुत शुक्रिया मुझे आपने मौका दिया क्लैरिफाई करने का हमारी पोजीशन। सबसे पहले थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो मैं बैकग्राउंड बता दूं कि ये नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जिसको हम NLE-2 कहते हैं ये है क्या। क्योंकि नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के दो कंपोनेंट्स हैं। एक पार्ट वो है जिसमें कि हम रिटन पेपर लेते हैं जिसमें सवालात होते हैं जिनके जवाब दिए जाते हैं, और जैसा कि हम सबको मालूम है कि वो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम का पार्ट 1 जो है वो तमाम लोकल और फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए है। दूसरा इसका कंपोनेंट है वो नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम का, और NLE-2 जिसको कहा जाता है उसको हम क्लिनिकल स्किल्स एग्ज़ाम कहते हैं। बैकग्राउंड में ये बता दूं कि हमारे जब मेडिकल कॉलेज की तालीम है उसमें पाकिस्तान में आखिरी 3 साल बच्चा ज़्यादातर या एक बेशतर हिस्सा अपने टाइम का हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ों के साथ और गुजारता है, जिसमें कि वो असातिज़ा की ज़ेर निगरानी वो मरीज़ से को देखना, उसका मुआयना करना, उसकी जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री लेना, उसकी मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, ये सब चीज़ें सीखता है 3 साल के अंदर। और उसके बाद फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में भी उसका ये चीज़ें सारी उससे पूछी भी जाती हैं। उसके बाद 1 साल हाउस जॉब होता है जिसके बाद आप लाइसेंस देते हैं। तो उस वक्त तक हमें तवक्को होती है कि ये जो बुनियादी स्किल्स हैं
इनमें ये डॉक्टर जो है वो कम्प्लीटली सेफ होगा और दुरुस्त तरीके से मरीज को देखेगा, दुरुस्त तरीके से फैसले करेगा। तो ये जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम का पार्ट 2 है, ये उन स्किल्स के टेस्ट के लिए बनाया गया। इस पहली स्टेज में ये पहले से फैसला किया गया था कि जो लोकल ग्रेजुएट्स हैं उनको अभी ये एग्जेम्प्ट है, इवेंचुअली ये इंशाल्लाह लागू होगा, बट इस वक्त फॉरेन ग्रेजुएट्स जितने भी हैं उनके लिए ये लाजमी है इसको भी पास करना। इसमें जो हमारा एकेडमिक बोर्ड है उसने बहुत डेलिब्रेशन करने के बाद, पूरा इसको देखने के बाद, तमाम जो ज़रूरियात हैं जो कि एक सेफ डॉक्टर के लिए प्रैक्टिस के लिए हैं, उनको करने के बाद उन्होंने तजवीज़ किया कि इसके अंदर 20 स्टेशन होंगे। सो हर स्टेशन का दौरानिया तकरीबन 6 मिनट होता है। उसके दौरान उसको ख़ास एक टास्क दिया जाता है हर कैंडिडेट को कि वो टास्क करेगा, मतलब हिस्ट्री लेगा, एग्जामिन करेगा, नुस्खा लिखेगा, जो भी करने होती हैं चीज़ें डॉक्टर को वो करेगा। और उसमें से उन्होंने ये फैसला किया कि 3 स्टेशन इनमें से ऐसे होंगे कि उनको पास करना लाजिम होगा। सो एक बाकायदा एक उन्होंने स्ट्रेटजी दी, उसकी बुनियाद पे एक बाकायदा एग्ज़ाम बनाया गया। और वो एग्ज़ाम हमने कंडक्ट इस तरह किया कि 7 यूनिवर्सिटीज़ ने के अंदर, जो कि पेशावर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ लाहौर में, कराची में जना सिंध, इसी तरह इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी, रावलपिंडी की, मुल्तान की, क्वेटा की, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने ये इम्तहान लिया स्टूडेंट्स का। अब इसके अंदर जो हमने रिजल्ट्स देखे, बाकी 6 यूनिवर्सिटीज़ के रिजल्ट्स के मुकाबले में मुल्तान के रिजल्ट जो है उसमें बहुत बड़ी हमें डिस्क्रिपेंसी नज़र आई। और वो डिस्क्रिपेंसी इस हद तक थी कि हम उस रिज़ल्ट को उसी तरह से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जहन में रहे कि जब हम ये इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद जो कैंडिडेट है अब वो लाइसेंस्ड डॉक्टर होने के अहल है। अब वो जाके मुआशरे में मरीजों को देखेगा, उनका इलाज करेगा इंडिपेंडेंटली। अब उसको सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है। सो हम ये फील करते हैं कि जो हमने देखा और सब रिजल्ट्स को देखने के बाद और ख़ासे मशवरे के बाद हमने देखा कि जी ये रिज़ल्ट को की बुनियाद पर हम कैंडिडेट्स को ये नहीं सर्टिफाई कर सकते, हमें इनको दोबारा एग्जाम करना होगा। अब डॉक्टर साहब, इसके अब मामला ये जी है, मैं आपकी बात काट जी रहा हूँ कि जो जी स्टूडेंट्स हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब आपने बताया 20 स्टेशंस थे, वो यकीनन जी आपकी पसंद के थे, आपकी मर्जी के मुताबिक थे। जो जी स्टाफ था वहां पे वो पीएमसी का था, तमाम तर इंतजाम पीएमसी के थे। जी उसके बावजूद अगर आप जी रिजल्ट से मुतमिन नहीं हुए तो इसमें बच्चों का क्या जी कसूर है? उनको नहीं सर तो क्यों भुगतना पड़ रहा है? बच्चों का कोई कसूर नहीं है, और इसलिए बच्चों को हम कोई पेनलाइज नहीं कर रहे। हम उन्हें कह रहे हैं कि आपको चार्ज नहीं किया गया कि आपको हम दोबारा एग्जामिन करेंगे। कसूर तो हो कि अगर उनको फेल कर दिया जाए, लेकिन हम उसको ऐसा कोई चीज नहीं कर रहे। हम उन्हें कह रहे हैं कि हम इससे मुतमईन नहीं, आप आके एग्जाम दोबारा दें। और ये हमें करने का हक है, क्योंकि हमें इत्मीनान होना चाहिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को लाइसेंस देने से पहले कि वो अपने उस तमाम प्रोसेस से एक डॉक्टर गुजरा है। इसमें स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उसको पेनलाइज करना ना मकसूद है। हम उसकी एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन चाहते हैं उस एग्ज़ाम की, और इसके ऊपर इंक्वायरी भी होगी कि ये क्या वजूहात थी कि ये इतना फ़र्क पड़ा। वो हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो इंक्वायरी भी होगी। लेकिन अगर एक रिजल्ट के अंदर इतनी डिस्क्रिपेंसी है तो हम उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करना हमारे नज़दीक एक प्रॉपर नहीं था। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता ये मुश्किल काम था? बच्चों की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी हाउस जॉब किसी और शहर में थी, वहां से यहाँ छुट्टी लेके आना बड़ा मुश्किल काम था। दोबारा से जी अपना स्केड्यूल डिस्टर्ब करना, आना, 4 जी हफ्तों का गलबन जी टाइम दिया गया है, तो डोंट यू थिंक कि ये थोड़ा सा गलत हो जाता उस तरह से? जी बिल्कुल। इनकन्वीनियंट, यस, इनकन्वीनियंस, वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें अपना एक जो जिम्मेदारी है वो सोसाइटी के साथ है। एक बच्चे के साथ मैं उसको लिए इनकन्वीनियंस के लिए अपोलोजाइज कर सकता हूँ तमाम उन 149 बच्चों को जिनको हमने दोबारा बुलाना है इम्तहान के लिए। हम उनको लेकिन मैं इस बात पे अपोलोजाइज बिल्कुल नहीं करूंगा कि हम जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे कि ये एक सेफ डॉक्टर बनने के काबिल है उस वक्त तक रहें। क्योंकि माइंड यू सर, मैं आपको जहन में डाल दूं कि पाकिस्तान के अंदर हम इस तमाम प्रोसेस जो डॉक्टर बनने का है उसकी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन डायरेक्टली निगरानी करता है।
हमने यहाँ अब नए स्टैंडर्ड्स बार बार बन रहे हैं, उनमें ये भी किया जा रहा है कि हम हॉस्पिटल्स को कह रहे हैं कि आप अपना इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लगाएं ताकि हमें मालूम हो कि आपके पास कितने मरीज हैं, हम रिकॉर्ड दिखाएं कि कितने मरीज हमारा स्टूडेंट देख रहा है। पाकिस्तान से बाहर से जो ग्रेजुएट आता है उसके बारे में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें ये कंसर्न्स भी हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे ममालिक में जाके तालीम हासिल कर रहे हैं जहाँ की उनको ज़बान भी नहीं आती, और वहाँ पे उनसे कम्युनिकेट कर सो वो पेशेंट्स को कैसे देख रहे हैं, कितना पेशेंट केयर में इन्वॉल्व है। हमें जब तक इस बात का इत्मीनान ना हो हमारे लिए ये लाइसेंस देना मुमकिन नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, जो इसका पार्ट 1 था एनएलई का वो हो चुका। बच्चे ये शिकवा कर रहे हैं कि हम रोजाना की बुनियाद पे कॉल करते हैं रिजल्ट के लिए, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं हो पाया जो स्टेप 1 था। रिजल्ट कब आ रहा है? उनकी जाम से ये कहा जाता है कि जब भी पीएमसी कॉल की जाती है एक नई तारीख दे दी जाती है, रिजल्ट कब आ रहा है? नहीं, पहली बात, एनएलई पार्ट 1 का रिजल्ट तो कब का आ चुका। जो अगस्त में हुआ था ये उसके रिजल्ट में पास होने वाले बच्चे ही हैं जिन्होंने पार्ट 2 का इम्तिहान दिया है। अगला एनएलई जो पार्ट 1 है ये तो अब अगले महीने के शुरू में होना है, और उसका रिजल्ट तो जल्दी आ जाता है। उसका रिजल्ट में तो हमने ताखीर नहीं की थी, वो तो इम्तिहान खत्म हुआ एक दिन बाद हमने उसका रिजल्ट दे दिया। सो वो जो रिजल्ट है रिटन का उसमें तो कोई इशू नहीं था। इशू तो ये इस रिजल्ट का था, और इस रिजल्ट में जैसे हमने आपको बताया कि इसके लिए हमें बहुत डेलिब्रेशन करनी पड़ती है। वो रिजल्ट्स जो वहां से कंपाइल होके आते हैं उनको दोबारा से रिव्यू करना होता है, क्योंकि पेपर रिजल्ट को ट्रांसक्राइब करना सब कुछ, और उसके बाद जब आपके पास ये रिजल्ट्स आते हैं तो उसके ऊपर एक मुकम्मल डेलिब्रेशन। ये कोई आसान फैसला नहीं है कि आप किसी एक सेंटर के एग्जाम को दोबारा से रिकंडक्ट के लिए कहें। सो इसके लिए आपको मुकम्मल आपस में मशवरा भी करना होता है, बाकियों से भी मशवरा करना होता है। सो इसलिए, और ये रिजल्ट अब आ जाएगा। हमने जब ये डिसीजन दे दी है तो उसके बाद अब बाकी जो कैंडिडेट्स हैं तमाम उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि उनका रिजल्ट क्या है। यानी एनएलई जो पार्ट 2 है उसका रिजल्ट जो है जो 2 हफ्ते पहले हुआ, 1 से 2 रोज में बस इम्तिहान जी हाँ, एक दो हाँ जी, इंशाल्लाह तो वो तैयार है, रिजल्ट अब दे दिया जाएगा। हमने बस जो इकदाम करना था कर लिया, फैसला। अच्छा सर, हमने एनएलई के हवाले से बात कर ली, अब एमडी कैट के हवाले से भी थोड़ी सी बात हो जाए कि दोबारा से बच्चों का ये सवाल है कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए वो किस बुनियाद पर दिए गए, उनका क्राइटेरिया क्या था? जी, पहली बात कि ये लफ्ज जो ग्रेस मार्क्स है ये मिसनोमर है। ग्रेस मार्क्स किसी को नहीं मिले। ग्रेस मार्क्स होते हैं कि जब एक बच्चा फेल हो रहा हो और आप हर कहें कि जी तमाम बच्चे जो 4 नंबर से फेल हो रहे हैं उनको हमने फेल पास कर दिया। ये वो मार्क्स थे जो रिव्यू के बाद एलोकेट किए, कि जो क्वेश्चंस को रिव्यू करने के बाद उन्होंने जो एडजस्ट किया मार्क्स को, यूनिवर्सिटी ने जो रिव्यू कर रही थी, और वो डायरेक्टली उनके डेटाबेस में गए तो जो सवाल रिव्यू हुए उनकी बुनियाद पे जो मार्क्स उन बच्चों के एडजस्ट हुए वो मार्क्स थे। सो ये ग्रेस मार्क्स नहीं थे, और उसकी बुनियाद वही थी कि रिव्यूअर्स ने कहा कि जी ये सवाल की चेंज करो, आप चेंज की कि ये सवाल जो है ये बच्चों के सतह से मुश्किल था, इसको आप कर दो, या ये सवाल की 2 ऑप्शंस थी जो क्लोजली मैचिंग थी, जो शायद इस लेवल पे बच्चों को नहीं आ सकती, आप इन दोनों को नंबर दे दे। जो वो क्राइटेरियाज थे उनके मुताबिक उन्होंने फैसला किया, और उसकी बुनियाद पे बच्चों का रिजल्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। सो इस पे कोई ऐसा हो सकता है कि 2 बच्चे हों उनके सेम मार्क्स हों एमडी कैट में, लेकिन उसके बाद जब आप जैसे आप बता रहे हैं दोबारा से चीजों का जायजा लिया गया, किसी को 10 मार्क्स मिल गए, किसी को 20 मिल गए, सर ये कैसे हुआ? जी सर, जैसे मैंने अर्ज की कि जब हर बच्चे का अपना पेपर था, ये एक सिंगल पेपर नहीं था। ये शायद हम कई बार इसके बता चुके हैं कि इसमें जो एमडी कैट इस बार हुआ, और इसकी एक देखा जाए तो स्ट्रेंथ यही थी कि ये 100-200 सवाल तमाम बच्चों को नहीं दिए गए, उन्हीं एक ही स्टैंडर्ड पे रख के हर बच्चे को एक यूनिक पेपर दिया गया। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन के मार्क्स रिकैलोकेट हुए तो जिस बच्चे को वो मार्क क्वेश्चन आया था उसको उसका क्रेडिट दिया गया, जिस बच्चे को आया ही नहीं था उसके लिए उसमें कोई चेंज नहीं आई। सो उस बुनियाद पे जो चेंज हुई फाइनल रिजल्ट हुआ वो। सर स्पेशल एग्जाम्स के हवाले से बता दीजिए, हमने देखा कि स्पेशल सीट्स का ऐलान किया गया, पहले भी कहा गया था कि 10 फरवरी तक कुछ सीट्स ऐसी होंगी जहां पर एडमिशन हो सकेंगे बच्चों के। अब इस हवाले से बताइए क्या तरीकाकार क्या होगा, कौन बच्चे होंगे जो कि एडमिशन ले सकेंगे और क्राइटेरिया क्या होगा, और किन किन कॉलेजेस में जो एडमिशन हो सकेंगे?
जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका भी बता दूं कि इस कोविड की यूनिक सिचुएशन को देखते हुए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से उन्होंने ऐलान किया कि जो बच्चे कोविड की सिचुएशन की वजह से मेन एग्ज़ाम नहीं दे सके और उनको आगे नेक्स्ट अक्टूबर या जो भी है एग्ज़ाम एचएससीसी का, एचएसएससी का, चाहे ए लेवल्स या चाहे उसका इक्विवेलेंट एफएससी है, वो अगर एग्ज़ाम दे दें तो उनको मौका दिया जाएगा। हमें उसके बाद मिनिस्ट्री की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि उन बच्चों को आप एकोमोडेट कर लें, क्योंकि वैसे तो हमारा एडमिशन का प्रोसेस एनुअल के बेसिस पे हो जाता है। सो उनकी इस रिक्वेस्ट को और सामने रखते हुए और उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने एक इजाज़त दी रेगुलेशंस के अंदर। और ये पहली चीज़ कि ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, देखें, एडमिशंस नहीं करता पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। एडमिशंस रिस्पेक्टिव कॉलेजेस या प्रोविंसेस के केस में एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज करती हैं जो हर सूबे की हैं। सो ये जो आगे पॉलिसी है वो उसकी ये है, हमने कुछ रेगुलेशंस बना दी हैं। एक तो ये है कि रेगुलेशंस के अंदर था कि तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ अपनी 10 वो तारीख जो है दी गई 10 फरवरी, उससे अपने अपने वो सारे हमें फाइनल लिस्टें दे दें। अब हमने उन्हें ये इसके अंदर इसको सामने रखते हुए कि फेडरल गवर्नमेंट के फैसले के, हमने उन्हें कहा कि जी आप इसमें उन बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं कि जिनके रिजल्ट अभी आने हैं। अब उनको किस तरह उन्होंने अकोमोडेट करना है, ये यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसी होगी। हर एडमिटिंग यूनिवर्सिटी अपनी पॉलिसी बनाएगी और इसमें वो खुद मुख्तार है। हम तो एक फ्रेमवर्क देते हैं रेगुलेशंस की फॉर्म में कि हाँ, इस साल एक्सेप्शन के तौर पे आप इन बच्चों को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब आप कैसे करते हैं ये अब यूनिवर्सिटीज डिसाइड करेंगी, वो पॉलिसी देंगी। सर, इसमें वजूहात के हवाले से बता दीजिए कि वजूहात क्या क्या अलाउ की गई हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स की जम से कहा जा रहा है कि सिर्फ वही बच्चे उन स्पेशल एग्जाम्स के बाद एडमिशन ले सकेंगे मेडिकल में जो कि कोविड पॉजिटिव थे। इज इट राइट? नहीं, ऐसी मेरा नहीं ख्याल, ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि पॉलिसी तो यूनिवर्सिटीज ने बनानी है, लेकिन ऐसी चीज नहीं है। वहां पे जब उन्होंने एक दी थी, इजाजत दी थी, तो उसमें उन्होंने कोई ऐसा मशरूत नहीं किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कि सिर्फ कोविड पॉजिटिव बच्चों के लिए होगा, बल्कि उन्होंने कहा था कि इस यूनिक सिचुएशन और लॉकडाउन और इसकी वजह से अगर कोई बच्चे नहीं दे सकते एग्जाम तो वो बाद में दे दे। बट ये फैसला कि उन बच्चों को किस तरह एडजस्ट करना है इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि आगे हमारी एडमिशंस की एक डेडलाइन है। हमने यूनिवर्सिटीज को कहा है कि इस तारीख तक आप अपनी फाइनल लिस्टें हमें दे दें। सो उस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए किस तरह उन्होंने एडजस्ट करना है, ये पॉलिसीज यूनिवर्सिटीज की होंगी। अच्छा सर, ये बताइए कि स्टूडेंट्स की जानिब से जाहिर है ये कहा जा रहा है, जैसे आपने कहा कि आपका राइट है, अगर आप रिजल्ट से मुतमईन नहीं थे तो आपने रिजल्ट कैंसिल कर दिया, बच्चों को दोबारा देना पड़ेगा। बच्चे ये कहते हैं कि अगर हम भी किसी चीज से मुतमईन नहीं है तो हमें वो राइट क्यों नहीं दिया जा रहा कि हमारे एग्जाम्स रिकंडक्ट करवाए जाएं और हम भी वो ही राइट अवेल कर सके जो पीएमसी को हासिल है। नहीं, माफ कीजिएगा, मैंने वर्ड राइट नहीं, मैं अगर किया भी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एक राइट्स होती हैं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लाइसेंस दे एक ऐसे प्रैक्टिशनर को जो कि सेफ प्रैक्टिशनर की तमाम तकाजे पूरे करता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पूरा करना है। अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसी जगह पे हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि ये वो सेफ्टी के तकाजों पे या जो भी जो असेसमेंट हुई है वो उस तकाजे के मुताबिक है, तो हम कह सकते हैं कि जी, या कहेंगे कि जी आप रीअसेसमेंट करें। ठीक। सो ये एक दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जहां तक राइट्स का ताल्लुक आ जाता है, राइट आपकी मेहनत करना, जहां तक कैंडिडेट का हद है, मेहनत करना आपकी राइट है, अटेम्प्ट करना आपकी राइट है। उसके बाद ये आपका जो इम्तहान है उससे मुतमईन होना या ना मुतमईन होना, बहरहाल एंड में ये आपके असातिज़ा जो रिव्यूअर्स हैं, असातिज़ा हैं, उन्होंने फैसला करना होता है। अगर हर सवाल के जवाब का फैसला स्टूडेंट खुद करना चाहे तो फिर ये इम्तहान की जरूरत ही नहीं है। हर स्टूडेंट फैसला कर लेगा कि जी मैंने 200 में से 200 नंबर लिए हैं, बस मुझे ले लें। सो फैसला एंड में रिव्यू जब होता है तो रिव्यू में टीचर्स असातिज़ा करते हैं। हमने उन्हें ये राइट दी कि आप रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हमने उन्हें राइट की कि आप अपील कर सकते हैं, बट फाइनली ये राइट
कि ये फैसला जो है ये बहरहाल असातिज़ा ने करना है, और वो रिव्यूज़ ने किया जो कि इंडिपेंडेंट रिव्यूज़ थे। बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ये बताइए, आपको नहीं लगता था कि हमने देखा कि कोरोना आया, मुख्तलिफ तालीमी इदारों ने कंसेशंस दी, बाकायदा जी बहुत से जी मामलात में जो है वो नरमी दिखाई गई। जी। पीएमसी में जो 60% से मामला 65 पे ले जाया गया, हाउ डू यू सी कि इसको मजीद कम किया जाना चाहिए था लेकिन ये बढ़ा दिया गया, क्यों? 2 लाख बच्चों ने इम्तहान दिया, 20,000 सीटें हैं आपके पास टोटल पाकिस्तान में, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, प्राइवेट, पब्लिक मिला के तकरीबन 20,000। ठीक, अब चाहे एमडी कैट में आपको बेसिकली 68,000 बच्चे पास हुए, 68,000 से ज्यादा। कुछ बच्चे हैं जो पिछले साल के एमडी कैट की बेसिस पे इक्विवेलेंस के बाद क्वालिफाई करते हैं एडमिशन्स के लिए। 20,000 सीटों के लिए आपके पास ऑलरेडी 70-75 हज़ार से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं जो तो आप और 65 से 60% नीचे लेके जाएंगे, तो वो जो 65 और 60 के दरमियान के बच्चे हैं, क्या आपके ख्याल में वो मेरिट पे compete कर रहे होंगे इन सीट्स के लिए? आप तो ये चाहते हैं कि आपको उन 20,000 सीटों के लिए जो आपकी पाकिस्तान की क्रीम है वो निकाल के हम दिखा दें, उन सब आपके सामने रख दें कि जनाब ये वो बच्चे हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं, हमारे नज़दीक इस असेसमेंट के में सामने आए हैं, अब आप आगे इनका एडमिशन में इनका उनके ऊपर फैसला कर लीजिए। हमारा मकसद तो स्क्रीन करके एक फिल्टर लगा के बच्चे देना है। अगर वो नंबर ऑफ सीट से कम होते या कोई ऐसी रेशो लॉजिकल ना बन रही होती तो फिर तो हम कहते हैं कि जनाब हमने ऐसा सवाल लोगों के साथ ज्यादती कर दी। इस तमाम कोविड, इस तमाम चीज के बावजूद भी आपके पास इतने बच्चे हैं मौजूद। हाँ, जिस चीज की जरूरत है और जिसके लिए हमने ये इकदाम भी शुरू कर दी हैं, बट इंशाल्लाह अब बढ़ते जाएंगे, कि वो बच्चे उन 20,000 में से जिनके के पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में तो दाखिले नहीं होते, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में उनके पास इस्तात नहीं है, वो बच्चे दाखिले के काबिल नहीं रह जाते, और उन बच्चों से नीचे वाले बच्चे हम मांगते हैं कि उनको अभी पास करो ताकि हम उनसे फीस लेके उनको पढ़ा सकें। हमें उन बच्चों की फीस का कुछ बंदोबस्त करना होगा कि हम उन बच्चों को पढ़ा सकें जो टॉप के बच्चे हैं। सो आइडिया ये नहीं है कि हम बहुत सारा पूल दे दें ताकि जो कॉलेजेस हैं या जो इदारे हैं वो अपनी मर्जी से सेलेक्ट करते रहें। हमने तो बेस्ट बच्चे देने हैं और हम चाहेंगे कि वो बेस्ट बच्चे जो हैं वो आगे जाके तालीम हासिल करें मेडिकल की। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि फ़ी के हवाले से इंतज़ामात करने हैं, पीएमसी स्कॉलरशिप्स के हवाले से हमसे इस सवाल जी पूछा गया कि जो पब्लिक कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी तो स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। क्या जो जी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उस हवाले से भी पीएमसी को स्कॉलरशिप्स के हवाले से कोई प्लान बनाएगा, कोई ऐसी तरतीब जी हो सकती है? उसी के लिए हमने ये स्कॉलरशिप फंड का मकसद वही है कि मसलन आप देखिए पिछले बरस 94% से ऊपर जाके पब्लिक कॉलेजेस का मेरिट क्लोज हो गया। अब जिस बच्चे के 94% आए हैं, 94.3 की बजाय या 94.2% आए हैं, वो बच्चा तो बहुत लायक बच्चा है माशाल्लाह, लेकिन अब अगर उसके पास इस्तात नहीं है तो वो तो आपके सिस्टम से निकल गया। अब उस बच्चे के लिए हमें स्कॉलरशिप अरेंज करनी है, और ये जो पीएमसी फंड बनाया गया है उसका मकसद वही है। अभी हम अगले 1-2 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह उसके फॉर्म्स हम अपलोड कर देंगे। जो अप्लाई करना चाहते हैं वो फॉर्म्स फिल करेंगे, वो एक प्रोसेस होगा, और ये नहीं है हम सबको तो एकोमोडेट नहीं कर सकते, बहरहाल लिमिटेड है, लेकिन हम चाहेंगे कि ज्यादा जितने भी बच्चे हो सके जिनकी के पास इस्तात जेन्युइनली नहीं है और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में, तो उनको हम इस नेट के अंदर लाके और उनको तालीम दिलवा सकें। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो आपने नेशनल एमडी कैट की पॉलिसी बनाई है इस साल, जी क्या जी नेक्स्ट ईयर और बाकी जो साल आएंगे आइंदा, क्या यही पॉलिसी रहेगी या कोई चेंजेस इसमें मजीद आ सकते हैं? जी देखें, एक चीज पॉलिसी एक लॉन्ग टर्म गोल होती है, एक विजन होता है। विजन हमारा ये है कि जब बच्चे मेडिकल कॉलेज में पहले दिन बच्चा दाखिल होता है तो उसका नॉलेज की बेस इतनी होनी चाहिए कि पहले 10-15 दिन जो उसको पढ़ाया जा रहा है या पहले 1 माह में पढ़ाया है, उसके लिए कोई भी चीज़ उसके लिए एलियन ना हो या उसके लिए कोई ऐसी चीज़ ना हो जो उसको मालूम ना हो। वो पिछले नॉलेज जो उसका ऑलरेडी है उसके ऊपर बिल्ड करके अगला नॉलेज बना सके। सो ये एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस का, और दूसरा
कि उस बच्चे का कुछ एटीट्यूड, कुछ जनरल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्योंकि आगे मेडिसिन में तो वही आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, इवेल्युएशंस आ जाती है, सो उन एबिलिटीज को टेस्ट कर लिया जाए, उसकी कॉम्प्रिहेंशन को टेस्ट कर लिया जाए, ऐसा एक टेस्ट डिजाइन किया जाए जो सिर्फ एफएससी ना हो बल्कि वो मेडिकल कॉलेज में दाखिले का एंट्रेंस टेस्ट हो। इसमें एक चीज तो क्लियर कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हमने की और हमने पूरी अपनी इंटेंसिटी के साथ उसको डिफेंड किया और इंशाल्लाह हम उसे डिफेंड करेंगे और हम उसको एस्टेब्लिश करेंगे, जिसका कि एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क है और उसके बहुत सारे पहलू हैं, जिनमें से एक पहलू ये है कि उसके नतीजे में जो डाटा जैसे जैसे आता जाएगा तो अभी हम अब और मजीद देंगे कि हमें मालूम होगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें जो पढ़ाई जा रही हैं इस हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के लेवल पे, उनमें कहाँ कहाँ पे कमजोरियां हैं जिनको हमें दूर करना है उस कॉलेज एजुकेशन पे। सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होगी, बट बाकी जो ये प्रोसेस है एग्जाम बैंक का, ये तो एक इवॉल्व करता रहेगा और इंशाल्लाह वहां तक हम ले जाएंगे कि जब बच्चा मेडिकल कॉलेज में एंटर हो तो उसको वो एग्जैक्टली उसके लिए गेयर्ड हो बच्चे के लिए, ये एक एफएससी की आगे का टेस्ट ना हो। सो ये एक सर इवॉल्व मैं करेगा यहाँ इंशाल्लाह। पे एक सवाल तो है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा बिकॉज वट एवर आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, वो आपने खुद ही कह दिया कि आप इस हवाले से जो सिलेबस है मैट्रिक इंटर का उसको भी रिव्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे हैं, जस्ट इमेजिन फॉर अ सेक के बहुत से बच्चे हैं जिनके 96% मार्क्स उनके मैट्रिक में, 93-94% मार्क्स उनके हैं इंटर में, लेकिन फॉर सम रीजंस वो एमडी कैट बिकॉज फर्स्ट टाइम था, नया सिलेबस था, नया पैटर्न था, वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सका, तो उसका डॉक्टर बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। तो इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमें वो जो एक सिलेबस है, पैटर्न है मैट्रिक इंटर का भी, एफएससी में भी, साइंस सब्जेक्ट्स में भी, उसको भी देखने की जरूरत है। तो सर क्या ये समझते हैं आप कि किस तरह से ये चीज चेंज हो सकती है? बिकॉज हम देखते हैं कि मैट्रिक इंटर में बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आगे, एमडी कैट का जो पैटर्न था वो डिफरेंट था। बच्चे ये कह रहे हैं, जो दोबारा से हमने देखा प्रोटेस्ट भी हुआ, बाकी मामला भी हुए, बच्चे ये कह रहे हैं कि क्या ही अच्छा होता कि हमें 1 साल पहले तक या 2 साल पहले तक हमें बता दिया जाता कि दिस इज गोइंग टू बी द पैटर्न, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली बजाय बुक पर ज्यादा फोकस करने के, हम जो एनालिटिकल काइंड ऑफ स्टफ जो कि ज्यादा आया टेस्ट में उस पर ज्यादा फोकस करते। हाउ डू यू सी ऑल दिस? जी, उसके लिए तो मैं उन बच्चों को की तरफ रेफर करूंगा जिन्होंने हाई स्कोर्स किए, और इंटरेस्टिंगली अगर हमने अभी जब देखा उन बच्चों को हमने प्राइज अवार्ड सेरेमनी में बुलाया और उनसे मुलाकात की, वो बच्चे उन नेसेसरली उन कॉलेजेस या स्कूल में से नहीं थे लाजमन, जो कि जिनको हम एलीट कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। उनमें से बच्चे हर सेगमेंट से बच्चे थे। सिंध से जिस बच्चे ने तालीम टॉप किया है, वो बच्चा टंडो मोहम्मद खान से एक रूरल या सेमी अर्बन एरिया से आया है। इसी तरह जिस बच्ची ने टॉप किया सारे पाकिस्तान में, वो गुजरांवाला से है, एक स्कूल सिस्टम से। सो हमने ये देखा कि इसके बावजूद भी बच्चे जो हैं उनके पास ऐसे बच्चे थे, ना सिर्फ 68,000 वो बच्चे थे जिन्होंने ये पास किया, और अभी भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारा कॉम्पिटिटिव है। सो ये कहना कि हमें 2 साल पहले या 1 साल पहले बता दिया जाता, हम तो हमेशा से बच्चे से एक्सपेक्ट करना चाहिए और उसको करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए कि आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन को दुरुस्त करें। माँ बाप को भी और बच्चों को भी सिर्फ एग्जाम्स में मार्क्स लेने की मशीन ना बनाएं, जिसकी वजह से हमने ये बना लिया कि जी अब एफएससी के एग्जाम्स के आप रिजल्ट्स में देख रहे हैं कि हमने बच्चों को नंबर लेने की मशीन बना दी है कि किसी भी सूरत में तुम सवाल और उनके जवाब रट लो और वहां जाके 1100 में से 1100 नंबर लेके आ जाओ। हम ये चाहते हैं कि हम पेरेंट्स भी, बच्चे भी, असातिज़ा भी इस चीज़ पे फोकस करें कि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, बच्चे चीज़ों को समझें, और वो बच्चे जाके किसी भी इम्तिहान में अच्छे मार्क्स ले लेंगे। उनको उसके लिए ज़रूरत ही नहीं है कि उनको हम बैठ के इस तरह की तैयारी कराएं जैसे कि हमने कराना शुरू कर दी थी। डॉक्टर साहब थैंक यू। लास्ट 2 क्वेश्चंस, हम स्टूडेंट्स के सवालात के हवाले से तो बात कर चुके, डॉक्टर्स भी कुछ सवालात रखते हैं। एक डॉक्टर हैं जिनकी जानिब से हमें ये कहा गया कि 10 लाख रुपए सालाना मैंने फी पे की,
और जी सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि जो हाउस जॉब होगी उसको 69,000 पे किया जाएगा। लेकिन ठीक है इस्लामाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में वो जॉब कर रहे हैं, हाउस जॉब, उनको जी 23,000 पे किया जा रहा है। जी पीएमसी इन तमाम मामलात को कैसे देखता है? क्या पीएमसी की ज़िम्मेदारी बनती है कि मेक श्योर किया जाए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को, अगर कोई लाखों लगाकर काबिलियत के बाद इस मुकाम पर पहुँचा है तो उसको एक हैंडसम अमाउंट पे की जाए? जी बिल्कुल। ना सिर्फ ये बल्कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने ये हुक्म दिया है कि आपकी मिनिमम, और ये इस एक्ट के अंदर है कि आपकी मिनिमम सैलरी जो है वो पब्लिक सेक्टर की सैलरी के से कम नहीं, और हर ग्रेजुएट के लिए लाजमी है कि उसको वो इदारा जहां से उसने ग्रेजुएट किया उसको हाउस जॉब 1 साल के लिए दे, पेड हाउस जॉब, जिसकी के मिनिमम सैलरी तयन कर दिया गया कि पब्लिक सेक्टर की सैलरी से कम ना हो। अब अगली बात आ जाती है कि एक इदारा नहीं दे रहा, एक अदारा अगर नहीं दे रहा तो उसकी ग्रीवियंस के रिड्रेसल के लिए भी मल्टीपल फोरम्स बना दिए गए हैं। पहली बार इस लॉ के साथ एक और कानून भी बना पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट के साथ, और वो आपका मेडिकल ट्रिब्यूनल बन गया है। सो जो भी कोई इस किस्म की शिकायत है उसको सुनने के लिए मेडिकल ट्रिब्यूनल मौजूद है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन भी तमाम ऐसे केसेस में हमने ऑलरेडी एक कंप्लेंट्स, ऑनलाइन कंप्लेंट्स का भी सिलसिला कर दिया है। हम इसको पूरी पूरी तरह से एनफोर्स कराने के लिए करेंगे, और इसके लिए एनफोर्समेंट के मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। अब बाज़-औक़ात ये होता है कि हम अपनी राइट्स के लिए बाज़-औक़ात उतनी आवाज़ नहीं उठाते जितनी कि हमें उठानी चाहिए। ये हमारी राइट है उन बच्चों की, और उसके लिए उनको हमें कांटेक्ट करें, और हम उनको पूरी तरह से असिस्ट कराएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये बता दीजिए, जी हमने देखा जी कि पीएमसी ने बाकायदा रिफॉर्म्स का एक सिलसिला शुरू किया और ब्लैक लिस्ट भी किया गया है कई कॉलेजेस को जो फॉरेन कॉलेजेस हैं। अब डॉक्टर जो हैं, स्पेशली जो फॉरेन ग्रेजुएट हैं, उनकी जानिब से ये शिकवे शिकायत किए जाते हैं कि बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको पीएमसी की जानिब से ब्लैक लिस्ट किया गया था, लेकिन दोबारा से वो उनका जो है स्टेटस चेंज कर दिया गया और वहाँ पर दोबारा से एडमिशन्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन केस बच्चे पीएमसी की वेबसाइट पे जाते हैं और एक मखसूस कॉलेज को देखकर कि पीएमसी ने उसको अलाउ किया है एडमिशन्स का, वो एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन 2 से 3 साल बाद दोबारा से वो ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं, तो बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में जाने के इम्कानात हैं। क्या किया जा रहा है इस सारी सूरत-ए-हाल को टैकल किस तरह किया जा रहा है कि जो फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस हैं, पीएमसी जिनको देख रहा है, उनको बेहतर तरीके से मॉनिटर किया जा सके? जी, एक तो इम्पोर्टेंट बात में, और ये इट्स अ सैड फैक्ट, लेकिन ये है कि हमने पेरेंट्स ने, बच्चों ने एक सोच लिया है कि जी मैंने डॉक्टर बनना है, और अगर मुझे पाकिस्तान में मैं क्वालिफाई नहीं करता, और बाज़ सूरत में और अक्सर सूरत में ये है कि मेरे एफएससी में भी उतने मार्क्स नहीं आए, मेरा एमडी कैट भी नहीं पास हुआ, और यहाँ के प्रोसेस में मैं अप्लाई भी नहीं कर सकता। अब इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर जो बच्चा है वो इस सारे प्रोसेस से गुजरा है, उस प्रोसेस से गुजरने के बाद उसने इतने कंपटीशन के बाद उन सीट्स में से एक सीट सिक्योर की है, वो ऐसे कॉलेजेस के सिस्टम के अंदर पढ़ रहा है कि जिनको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। अगर एक कॉलेज उस म्यार पे नहीं रहता तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, और हिस्ट्री भी है कि आप उनकी एडमिशन्स रोक देते हैं, आप उनके कॉलेजेस को बंद कर देते हैं या बंद कर सकते हैं। उस सूरत में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ के तमाम स्टूडेंट्स को किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ाएं। अब मुल्क के अंदर तो आप ये तमाम रेगुलेशंस एनफोर्स कर सकते हैं। मुल्क से बाहर जो बच्चा जा रहा है, वहाँ के तमाम इदारे वहाँ के रेगुलेटर के ताबे हैं, वहाँ के रेगुलेटर की रेगुलेशंस के मुताबिक काम कर रहे हैं। वो रेगुलेटर्स बाहर सूरत में बहुत अच्छे, बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं? ये नहीं, कोऑपरेटिव से मुराद नहीं। देखें, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ। एक कॉलेज है पाकिस्तान के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई फॉरेन स्टूडेंट आके पढ़ना चाहेगा तो यहाँ के मेडिकल कॉलेज में वो दाखिला लेगा, वो एक उसी का जो भी कंपटीशन है, या जिस तरह अगर फर्ज करे कोई कहीं से कोई उसको उनके लिए कहीं किसी इदारे पब्लिक में कोटा बना है, ये जो भी, अब कोटा से भी हम नहीं देते, वो कंपीट करेगा, वो आए दाखिल होगा उस कॉलेज में। मसलन अगर 100 स्टूडेंट हैं और 5 फॉरेनर्स हैं तो 95 आपके अपने स्टूडेंट्स हैं। वो तमाम बच्चे जब क्वालिफाई करते हैं तो उनको आप ये
कोई भी बच्चा चाहे वो पाकिस्तान का ग्रेजुएट है बाहर है, उसको पाकिस्तान में प्रैक्टिस का लाइसेंस मिल सकता है जब वो अपने शराइत पूरी कर ले। अब अगर किसी दूसरे मुल्क में आपने ऐसे इदारे बना दिए हैं जहां पे कि वहां का लोकल स्टूडेंट पढ़ता ही कोई नहीं है, वहां सिर्फ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं, और वहां जो डिग्री दी जा रही है उसके बारे में हम ये श्योर भी नहीं है कि वो डिग्री पे वो वहां पे उसको लाइसेंस मिल भी सकता है या सिर्फ कागजी लाइसेंस है। अब ऐसी तमाम चीजों को मॉनिटर करना पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के लिए यहां बैठकर मुमकिन नहीं है कि तमाम दुनिया को मॉनिटर कर सके। हम लोगों को गाइड करते हैं, हम उन्हें पाथवे इस देते हैं कि जो हमें इंफॉर्मेशन है उसकी बुनियाद पे, लेकिन कल को अगर वही इदारा वहां पे उसके स्टैंडर्ड इतने गिर जाएं कि वो वहां बंद हो जाए या उसके कुछ इस किस्म के हमें रिपोर्ट्स मिले, तो हम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि हम उन बच्चों को कहें कि अगले 5 साल के लिए आप जिम्मेदार होंगे। इसीलिए हम बच्चों को और पेरेंट्स को और इस आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से और हर तरफ से कि आप एजेंट्स के कहने पे आके और बड़े बड़े ब्रोशर्स देख के सिर्फ इस डेस्परेशन में कि हमने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना ही बनाना है, आप उठा के किसी यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं। अब हमें यह भी मालूम है कि उन इदारों के अंदर कई जगह पे ऐसा है कि वहां जबान ही नहीं जानता बच्चा, वहां हॉस्पिटल के अंदर उनकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं हुई। अब वो 5 साल के बाद वो एक डिग्री दे के भेज देते हैं। अब मैं कैसे जिम्मेदारी ले सकता हूं उसकी? हमारे पास तो फिर यही एक रास्ता होगा कि हम एक इम्तहान लेंगे और उस इम्तहान का एक स्टैंडर्ड रखेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब वो डॉक्टर बनेगा तो उसने आपके मरीजों का इलाज करना है। डॉक्टर साहब, सवालात का सिलसिला खत्म होता है, आखिर में एक रिक्वेस्ट है, हम देख रहे हैं, जाहिर है हमने स्टूडेंट के साथ बात की, उनको बताया कि कल हम सदर पीएमसी का इंटरव्यू करेंगे, तो बहुत से सवालात तो जहां आए ही आए, वहां पे एक रिक्वेस्ट हमें काफी देखने को मिली। अगर लेट्स से एक स्टूडेंट है जिसके एक नंबर से उसका रिजल्ट रह जाता है, उसके मैट्रिक इंटर में मार्क्स पूरे हैं, लेकिन एफएससी में उसके जो एमडी कैट में उसका एक नंबर से रिजल्ट रह जाता है, क्या इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि उसको किसी तरीके से एंटरटेन किया जा सके? ये ऐसे बच्चों के लिए सर क्या फॉर्मूला होता है? 2 चीजों का हल मुझे आप बता दीजिएगा। 137 कट ऑफ है, अगर हम कह दें कि जी 136 क्योंकि एक नंबर से वो रह रहा है तो हम 136 कट ऑफ कर देंगे, तो वो 135 वाला फिर मुझे वो क्या कहेगा? मैं एक नंबर से रह रहा हूं, मुझे जाने दें। दूसरा इसका एक और वजह है, हमने पहले अर्ज की कि ऑलरेडी इस 137 के कट ऑफ के ऊपर आपके पास 68,000 स्टूडेंट्स हैं जो कि 20,000 सीट्स के लिए compete कर रहे हैं, और चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हों उनके लिए भी वो पाबंद है कि अपनी जो एडमिशन्स जो भी उन्होंने एडमिशन क्राइटेरिया बनाया है उसके मुताबिक मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के साथ एडमिशन लें। अब अगर एक बच्चा जिसके आगे पहले 68,000 बच्चा बैठा है, वो एक और नंबर लेके अप्लाई करके वो किस तरह से दाखिल होना चाहता है? अगर एक ट्रेन के अंदर उसके अंदर 50 सीटें हैं, पहले ऑलरेडी 200 स्टूडेंट लोग खड़े हुए हैं लाइन में, और एक बंदा मुझे कहे कि बस मुझे लाइन में लगने दो, किसी ना किसी तरह से अंदर जाके मैं सीट ले लूंगा, तो मुझे क्या कहना चाहिए? सॉरी जी, बस यही बात है कि जी आप पहले देख लें कि इतनी बड़ी लाइन है, आप वहां सीट कैसे लेंगे? मुझे जरा पहले ये तो बता दीजिए। डॉक्टर साहब, आखिर में मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि पैटर्न मेरा ये होता है कि आखिर में पैगाम एक मैं जरूर लेता हूँ फॉर द स्टूडेंट्स। आपसे तो काफी स्टूडेंट्स नाराज भी हैं, डॉक्टर्स भी नाराज हैं, आपको पता है, पैगामात मौसूल होते रहते हैं। रिफॉर्म्स का एक सिलसिला आपने शुरू किया है जो कि यकीनन मुश्किल है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके शिकवे शिकायत भी जायज हैं कि उनको पहले से, चूंकि वो इससे आगाह नहीं थे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, एक ही पैगाम है मेरा सबके लिए, और वो ये है कि ये प्रोफेशन दुनिया के नोबल तरीन प्रोफेशंस में से एक है, और इसके लिए आप अगर इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो उसमें हमें कोई ना कंसेशंस मांगनी पड़ेंगी, ना हमें इस चीज़ की आदत होनी चाहिए कि हम किसी से कोई रियायत किया। हमें तो इसके लिए अपने टॉप ऑफ द
एट द टॉप ऑफ आवर काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज हमें परफॉर्म करना होता है हर वक्त, ताकि हम इंश्योर कर सके कि हमारा पेशेंट हमारी वजह से बेनिफिट करे, हार्म ना करे। ये एक मुश्किल प्रोसेस है। सेकंड, जब भी कोई चेंज आती है तो लोगों को उनके कंफर्ट जोन से उठाया जाता है। धूप में भी एक बंदा बैठा हो तो जब आप उसे कहेंगे ना उठ के जरा छांव में बैठ जाओ, तो उनमें से कई लोग चाहेंगे यार मैं अच्छा खासा बैठा था, मुझे उठाया क्यों गया। थोड़ा सा आप लोगों को आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक अश्योर करता हूं कि इस सारे प्रोसेस के बाद जब आप जो लोग डॉक्टर्स आप बनोगे, और इंशाल्लाह आप देखोगे कि सोसाइटी के अंदर आपकी रिस्पेक्ट को एनहांस करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। सोसाइटी के साथ हमारा जो जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम ये इंश्योर करना चाहेंगे कि वो इस तरह सा हो कि डॉक्टर जहां पे भी जाए उसको, और जो बात भी करे उसको क्रेडिबिलिटी हो। We need to be the most trusted people in the society, and we are working towards that. थोड़ा मुश्किल रास्ता होगा, but hopefully एंड में ये हम अचीव कर जाएंगे। डॉक्टर अरशद तकी, प्रेसिडेंट पीएमसी, सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सुन चुके हैं जी डॉक्टर अरशद तकी की गुफ्तगू। आपके तमाम सवालात बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने मुझ तक पहुंचाए उनसे हमने पूछे, उनसे जाना कि क्या तरीकाकार होगा एमडी कैट के बच्चों के हवाले से, एनएलई के हवाले से, और जो ब्लैकलिस्ट किए गए कॉलेजेस हैं उनको किस तरह देखा जाएगा। और आखिर में हमने उनसे ये भी पूछा कि आखिर एनएलई जो स्टेप 1 है उसका रिजल्ट कब आने जा रहे हैं, और दूसरा उनसे ये भी पूछा कि क्या स्कॉलरशिप बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस में भी दी जाएंगी। मजीद इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन कमेंट, आप हमें बता सकते हैं, और आप अपनी क्यूरीज हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी क्यूरी है पीएमसी के हवाले से या दीगर तालीमी मामलात के हवाले से, तो आपकी वो क्यूरी जो है वो काम तक पहुंचाई जाएगी। हमेशा की तरह आखिर में बजाय मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के या लाइक करने के, कमेंट करने के, नहीं, सिर्फ मेरी वालिदा के लिए दुआ कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।